नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी में भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र का हम अध्यापन कार्य कर रहे थे। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा आपको इस प्रश्न पत्र के कई व्याख्यानों के माध्यम से भाषा से संबंधित कई सब टॉपिक्स पे बात कर चुकी हूँ। भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति के सिद्धांतों पर बड़े विस्तार से आपको कई व्याख्यानों के माध्यम से परिचित करा दिया है। आज हम आपके सिलेबस के अनुसार ही भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। भाषा के रूप कितने हो सकते हैं, इसका आधार क्या है, किस आधार पर भाषा के विभिन्न रूपों का विभाजन किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है, हम ये देखेंगे। हमने अब तक जो भाषा की बात की वो एक सामान्य भाषा के बारे में बात की थी कि कैसे उत्पत्ति और कैसे इसकी परिभाषा निर्धारित की जा सकती है। विद्यार्थियों, मुख्यतः इतिहास, भूगोल, प्रयोग, निर्माण, मानकता और मिश्रण, इन 6 आधारों पर भाषा के बहुत रूप होते हैं। अर्थात भाषा के विभाजन का आधार इतिहास के आधार पर भी किया जाता है, भौगोलिक क्षेत्र विशेष के आधार पर किया जाता है, प्रयुक्ति के आधार पर, मानकता, परिनिष्ठता के आधार पर या मिश्रण के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए इतिहास के आधार पर मूल भाषा, जिससे अन्य बहुत सी भाषाएं निकली होंगी या उसका किसी अन्य भाषा से निकलने का स्रोत हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, जैसे भारतीय भाषा को मूल भाषा की श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन भाषाएं जैसे संस्कृत, ग्रीक, मध्यकालीन भाषाएं, प्राकृत, पाली, आधुनिक भाषाएं, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि का उल्लेख किया जाता है ऐतिहासिकता के आधार पर। दूसरा, भूगोल या क्षेत्र विशेष के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप व्यक्ति बोली होता है, जो एक व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है। एक क्षेत्र में बहुत से लोगों की बोली को स्थानीय बोली भी कहा जाता है। एक क्षेत्र की दृष्टि से व्यक्ति बोली से बड़ी होती है और बहुत सी व्यक्ति बोलियां मिलकर के स्थानीय बोली का निर्माण करती हैं। एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर के उपबोली, सब डायलेक्ट बनाती हैं और एकाधिक उपबोलियां मिलकर के एक डायलेक्ट या बोली का निर्माण करती हैं। दूसरे शब्दों में इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भौगोलिक आधार है वो व्यक्ति बोली, फिर स्थानीय बोली, उपबोली और भाषा के विविध रूप होते हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर इनकी बोली वर्ग या इनकी उपभाषाएं आदि हैं। प्रयोग के आधार पर बच्चों भाषा को किस ढंग से कहा जाता है, जैसे बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, व्यावसायिक भाषा, कार्यालयी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, गुप्त भाषा, जीवित भाषा, मृत भाषा आदि कई रूप होते हैं। इसके अतिरिक्त सहायक भाषा, संपूरक, परिपूरक, संपर्क, समतुल्य भाषा, ये सब नाम हैं वो भी भाषा रूप के प्रयोग पर ही आधारित हैं। निर्मिति या निर्माण के आधार पर सहज भाषा, जो सामान्य बोलचाल की भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी है, जर्मन है, अंग्रेजी है। कृत्रिम भाषा, जिसे एक या कुछ लोगों ने मिलकर कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जैसे एस्पेरेंतो, इडो आदि। कृत्रिम भाषा जैसे सेना आदि के लिए या गुप्त भाषा के रूप में या सांकेतिक गुप्त रूप से संकेतों के आधार पर बनाई जाती है। फिर मानकता या शुद्धता के आधार पर मानक या परिनिष्ठित भाषा, जो बहुत शुद्ध होती है, व्याकरण सम्मत होती है, और अमानक भाषा जिसके प्रयोग शुद्ध नहीं होते हैं। अपभाषा भी होती है, जो प्राय अशिक्षित या अर्धशिक्षित वर्ग के लोगों में चलती है, जिसमें अमानक तत्वों के साथ साथ स्थानीय या ठेठ बोली के बोलचाल
के शब्द या अश्लील शब्दों का प्रयोग भी धल्लड़ से होता है। मिश्रण के आधार पर पिजिन या क्रियोल ये दो भेद भी होते हैं। अब ये तो हो गया कि किन आधारों पर भाषा के रूपों का विभाजन किया जा सकता है। तो ये हमारे पास 6 आधार निकल कर आते हैं: इतिहास, भूगोल, प्रयोग, निर्माण, मानकता और मिश्रण। अब हम इनको एक समग्र रूप से देखते हैं कि भाषा को किन विविध रूपों में बांटा जा सकता है। प्रश्न के उत्तर के ढंग से इसको हम अब देखते हैं। सबसे पहले आती है विद्यार्थियों मूल भाषा। आपको अभी बताया गया है कि ये भेद इतिहास पर आधारित है। भाषा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल में उन स्थानों पर हुई होगी जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते थे। ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की भाषा जो आरंभ में ही उत्पन्न हुई होगी, आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक या भौगोलिक कारणों से अनेक भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां आदि बनी होगी, वही मूल भाषा कही जाएगी। और भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का यही आधार है, यही मान्यता है। जितनी मूल भाषाएं होंगी संसार में, उतने ही भाषा परिवार भी माने जाएंगे। उदाहरण स्वरूप हम अपने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही लें तो ये अपनी मूल भाषा भारोपीय इंडो यूरोपियन भाषा थी, जिसका प्रादुर्भाव एक साथ रहने वाले कुछ लोगों में हुआ होगा। फिर भौगोलिक परिस्थितियों ने भाषा के विकास और शाखाओं में बंटने का कार्य वहीं से आरंभ कर दिया होगा। अर्थात जो व्यक्ति समूह एक साथ रहता था, धीरे धीरे वो आजीविका या अन्य कारणों से भिन्न स्थानों पर गया होगा। मूल स्थान पर कुछ दिन रहने के पश्चात वहाँ यदि जनसंख्या अधिक हो गई होगी, जीवित रहने के अवसर, भोजन आदि की कमी पड़ने लगी, तो संभवतः कुछ लोग वहीं रह गए और कुछ कई शाखाओं में बंटकर विभिन्न दिशाओं में चल पड़े होंगे। और चलने के समय भिन्न भिन्न शाखाओं की भाषा कुछ स्थानीय अंतरों को छोड़कर के प्राय एक सी रही होगी और इस आधार पर कई भाषाएं बनी होंगी, कई भाषाओं के वंश वृक्ष बने होंगे। अब मूल भाषा के बाद बात आती है व्यक्ति बोली की। व्यक्ति बोली अर्थात एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहा जाता है। ये एक दृष्टि से भाषा का संकीर्णतम या लघुतम रूप है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में जाकर यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। उसकी वैचारिक, उसकी क्रियाशीलता की आदि प्रवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। राम या मोहन 2:01 या 1 सेकंड पर वही राम या मोहन नहीं होंगे जो ठीक 2 बजे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति बोली भी सर्वदा एक सी नहीं रहती है। जैसे समय बदलता है या व्यक्ति की कार्य करने की स्थिति बदलती है या उसकी मानसिकता बदलती है, उतना ही अंतर व्यक्ति बोली में आ जाता है। इस आधार पर यह भी कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की किसी एक समय की भाषा ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति बोली होती है। किंतु साथ ही साथ इस संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो बोली बोलता है उसको भी व्यक्ति बोली ही कहा जा सकता है। यद्यपि आदि से अंत तक उसमें कुछ कुछ विकास, विकार या परिवर्तन अवश्य होता है। तीसरा भाषा का जो रूप है वो आता है उपबोली या स्थानीय बोली में, जिसको लोकल डायलेक्ट या सब डायलेक्ट कह सकते हैं। विद्यार्थियों, ये भाषा का रूप भूगोल पर आधारित है। एक छोटे क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। ये बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप है। अर्थात जैसे एक व्यक्ति की बोली को व्यक्ति बोली कहा जाता है, बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? उपबोली या स्थानीय बोली। एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां भी होती हैं। किसी बोली के वर्णन में जब उसे हम दक्षिणी, पश्चिमी या मध्यवर्ती आदि रूपों की बात करते हैं तो हमारा आशय उस उपबोली या स्थानीय बोली से ही होता है। जैसे अवधी की उपबोलियां, ब्रज की या भोजपुरी की। वैसे तो हिंदी में कुछ लोगों ने भाषा के
लिए इस रूप को बोली का ही नाम दिया है, किंतु अंग्रेजी में इसको डायलेक्ट शब्द है वो प्राय अधिक प्रचलन में है और इसका ही प्रयोग किया जाता है। देखा जाए तो जो बोली होती है उस बोली और भाषा में अंतर होता है। वैसे बोली शब्द के लिए अंग्रेजी का डायलेक्ट एक प्रतिशब्द है या उसका पर्याय है, लेकिन हिंदी में भाषा विज्ञानविद इसके लिए बोली शब्द के लिए विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं या बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और भाषा का बड़ा भी होता है, इसलिए इस सब डायलेक्ट को या बोली को विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा कह दिया जाता है। कभी कभी ये होता है कि बोलियां बहुत अधिक महत्व पाकर के भाषा का रूप भी बन जाती हैं। उसके अपने कई कारण होते हैं, जैसे हिंदी में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली नाम से बोली है, स्थान से भी, लेकिन वो इतनी अधिक समय पाकर के इतनी महत्ता पा गई, परिनिष्ठित हो गई कि वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित हो गई या अपनी सभी बहनों से आगे निकल गई है। भाषा का अगला रूप है मानक या परिनिष्ठित भाषा। सभ्यता के विकसित होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि एक भाषा क्षेत्र जिसमें कई बोलियां होती हैं, कई विभाषाएं होती हैं, उनमें से किसी एक बोली को मानक मान लिया जाता है और उस पूरे क्षेत्र में संबंधित कार्यों के लिए उसका ही प्रयोग हो। उसे ही मानक या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। अर्थात मानक या परिनिष्ठित भाषा किसे कहेंगे? जो अपने कई बोलियों में से एक बोली को उसके महत्व के कारण, उसके प्रयोग के कारण या उसके विकास के कारण एक को ले लिया जाता है या ग्रहण कर लिया जाता है, जिसमें शिक्षा संबंधी कार्य होता है, पत्र व्यवहार होता है, सरकारी कार्य, राजभाषा आदि पत्रादि कार्य होते हैं, साहित्य भी प्राय उसी में रचा जाता है। उसको मानक या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। एक बोली जब मानक भाषा बनती है और वो प्रतिनिधि हो जाती है तो आसपास की बोलियों पर पर्याप्त उसका प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभी को प्रभावित किया है, जबकि खड़ी बोली किसी समय हिंदी की एक उपबोली हुआ करती थी। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मानक भाषा प्राय आसपास की बोलियों को बिल्कुल समाप्त कर देती है। उदाहरण स्वरूप रोम की लैटिन जब इटली की मानक भाषा बनी तो आसपास की बोलियां शीघ्र ही समाप्त हो गई, पर ऐसा बहुत कम होता है। मानक भाषा के तत्कालीन रूप को लेकर के उसका उच्चारण और व्याकरण आदि निश्चित कर दिया जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि मानक भाषा का रूप स्थिर हो जाता है, उसका रूप एक हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसका रूप प्राचीन भी पड़ जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज की खड़ी बोली का लिखित रूप जीवित बोली के उच्चारण या शब्द समूह आदि दृष्टियों से कम बरसों बरस, कई 40-50 वर्ष पीछे है और व्याकरण में भी कुछ परिवर्तन आ गया है। मानक भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक नहीं होता है, क्योंकि प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव उस पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है, वो उसके प्रभाव से परे नहीं हो सकता है। यह प्रभाव हमें व्याकरण, शब्द समूह और उच्चारण तीनों ही स्थानों पर देखा जा सकता है। कहने का इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि मानक भाषा का रूप एक हो जाता है, लेकिन वो स्थानीय प्रभाव से या उच्चारण से या शब्द समूह से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। जैसे भोजपुरी में लोग दिखाई दे रहा है कि स्थान पे लोक रहा है, हमने काम किया के स्थान पे हम काम किए का प्रयोग करते हैं। पंजाबी में भी आदर्श हिंदी पर अनेक शब्द बोले हैं। खड़ी बोली हिंदी में भी कहा जाता है हमको जाना है, वाक्य उनके हमने जाना है आदि रूप परिवर्तित हो जाते हैं। और जब मानक भाषा का लिखित और मौखिक रूप है वो भी भिन्न भिन्न होता है और ये भाषा के प्रत्येक भाषा के संदर्भ में होता है कि जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है
वो लिखित रूप में आकर के कुछ बदल जाती है, वो सुव्यवस्थित, परिमार्जित, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत अधिक हो जाती है। मानक भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त लिखित और मौखिक रूप भी, ये दो रूप बताए गए हैं। सभी मौखिक भाषाएं अपने लिखित रूपों से प्राय भिन्न होती हैं। बोलने में सर्वदा ही वाक्य छोटे होते हैं, पर लिखित रूप में वाक्य अधिकतर बड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण आपको संस्कृत के कादम्बरी से दिया जा सकता है कि कादम्बरी के वाक्य कहीं कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं, पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि बोलचाल में व्यक्ति बिना वाक्य को खत्म किए इतना सब कुछ बोल लेगा कि वो एक पृष्ठ में ही ना समा पाए। तो इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और लिखित रूप कृत्रिम है, और ये बातें मानक भाषा में भी पाई जाती हैं। लिखित रूप मौखिक रूप की अपेक्षा अधिक संस्कृत, व्यवस्थित, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत होता है। अब भाषा का हम पांचवा रूप लेते हैं, जिसे अपभाषा कहा गया है या स्लैंग कहा गया है। ये नाम से स्पष्ट है कि ये अपभाषा है, जिसे परिनिष्ठित या शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत, अपभ्रष्ट समझा जाता है। ये विशेष रूप से एक विशेष तबके में, विशेष वर्ग में इसका प्रयोग होता है, और भाषा के आदर्श रूप की तुलना में इसे भाषा के आदर्श रूप की तुलना की अपेक्षा इसका अपनी अधोलिखित विशेषताएं या कुछ विशेषताएं इसकी इस रूप में हो सकती हैं। जैसे अपरिनिष्ठित रूपों का प्रयोग होता है इसमें, हिंदी में करा, किया, मेरे को, मुझको आदि। अब इसकी वाक्य रचना है वो भी सुव्यवस्थित या परिमार्जित या व्याकरण सम्मत ढंग से नहीं होती है। अश्लीलता का भी इसमें प्रयोग होता है। परिनिष्ठित भाषा के द्वारा अग्रहित मुहावरों का प्रयोग भी इस अपभाषा में होता है। विद्यार्थियों, भाषा का अगला रूप है राष्ट्रभाषा, वेस्टर्न लैंग्वेज। आदर्श भाषा तो केवल उसी क्षेत्र में रहती है जिसकी वह एक बोली होती है। अर्थात आदर्श से तात्पर्य है कि वो अपने आप में परिपूर्ण, व्यवस्थित और उसका बिल्कुल रूप जो मौलिक होता है, जैसा बना प्रारंभ में होगा वैसा का वैसा, लेकिन बाद में वो परिवर्तित अन्य क्षेत्रों में जाकर के परिवर्तित हो जाती है। कुछ प्रभाव अपने छोड़ती है, कुछ नए ग्रहण करती है। तो आदर्श भाषा केवल अपने ही क्षेत्र में रहती है जिस क्षेत्र विशेष की वो बोली होती है। जैसे हिंदी खड़ी बोली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल आदि की परिनिष्ठित या आदर्श भाषा है। किंतु जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने की ओर उन्नत होकर के और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तब पूरे राष्ट्र या देश में, देश के अन्य भाषाभाषी क्षेत्रों में उसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। हिंदी का धीरे धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थिति हो रही है, और वो राष्ट्रभाषा के विशेषण से या दर्जे से विभूषित है। वह अपने परिवार के हिंदी प्रांतों अर्थात राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य भाषाई प्रांतों, मद्रास आदि में भी धीरे धीरे व्यवृत होती जा रही है। यूरोप में भी कुछ दिनों तक फ्रेंच की यही स्थिति थी। व्यवहार रूप में देखा जाए तो अंग्रेजी आज विश्व भाषा है या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। किसी बोली की चरम विकास का जो चरम रूप होता है वो विश्व भाषा के रूप में है, और वो अंग्रेजी ने प्राप्त कर लिया है। बच्चों, राष्ट्रभाषा के बाद में स्थिति आती है कोई विशिष्ट भाषा। भाई एक इसका रूप होता है भाषा के रूपों में। विशिष्ट भाषा से तात्पर्य होता है कि व्यवसाय या कार्य आदि के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों की अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं। प्रयोजन विशेष के आधार पर प्रयुक्त होती हैं, और ये भाषाएं आदर्श भाषा के रूप में होती, जो अधिकतर शब्द समूह, मुहावरे, प्रयोग आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कभी कभी उच्चारण संबंधी अंतर भी दिखाई देता है, जैसे विद्यार्थियों की भाषा, व्यापारियों की भाषा, सोने चांदी के दलालों की भाषा, कहारों की भाषा, धार्मिक संघों की भाषा,
राजनीतिक संस्थाओं की भाषा या साहित्यिक गोष्ठियों की भाषा। भाषा के संदर्भ में इसको एक प्रकार से फंक्शनल हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी भी कहा जाता है, जो क्षेत्र विशेष की भाषा है, विशिष्ट भाषा है। भाषा के रूपों में एक कृत्रिम रूप भी आता है। ऊपर दिए गए जो भाषा के रूप हैं वो स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध एक कृत्रिम भाषा है जो नाम से लगता है कि वो बनाई जाती है। इसके दो रूप होते हैं, गुप्त भाषा और सामान्य भाषा। गुप्त भाषा का प्रयोग प्राय सेना, गुप्तचर विभाग, चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारियों या लड़कों के द्वारा होता है और ये इसमें अपने उद्देश्य की बात को अनपेक्षित ढंग से दूसरे लोगों को मालूम न हो, सिर्फ उस समूह विशेष के या संगठन विशेष के लोगों को ही मालूम हो। इसका उद्देश्य ये होता है, जैसे सेना अपने कुछ निश्चित कोड बना लेती है, उनके आधार पर ये वो अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं ताकि सुरक्षा को कोई सेंध न सके। प्राय विनोद के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, हास्य विनोद के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में आज़ादी से पूर्व या क्रांतिकारियों या आतंकवादियों ने भी कुछ गुप्त भाषाएं और लिपियां निर्माण की थी। प्राय ऐसी प्रवृत्ति हमें लड़कों में भी देखने को मिलती है, अर्थात गुप्त भाषा एक स्वाभाविक विकसित होने वाली भाषा के विरुद्ध में निर्मित की जाती है। इसके अतिरिक्त एक कृत्रिम भाषा में सामान्य भाषा भी होती है। कृत्रिम भाषा का प्रथम रूप गुप्त भाषा में देखा हमने कि वो स्वाभाविक न होकर विकसित की जाती है। ऐसे ही सामान्य कृत्रिम भाषा और गुप्त भाषा में अंतर यह है कि गुप्त भाषा बातचीत के लिए बनती है, अतः प्रचलित भाषा से अधिकाधिक दूर रखी जाती है ताकि लोग उसे समझ न सकें, किंतु सामान्य भाषा में ये बात नहीं होती है। ये प्रचलित भाषा से बहुत अधिक मिलती जुलती है और इसलिए बनाई जाती है कि यथाशीघ्र लोग इसका रूप समझ सकें, इसका महत्व जान सकें। बच्चों, तो ये तो है भाषा के रूप जो आपको बताए जा चुके हैं, व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठ भाषा, विशिष्ट भाषा, कृत्रिम भाषा। इसके अतिरिक्त भाषा के कुछ रूप और हैं, मैं आपको उनके नाम बताती हूँ, जैसे साहित्यिक भाषा, जिनका प्रयोग साहित्य के लेखन के लिए किया जाता है, जीवित भाषा, मृत भाषा, राजभाषा, स्त्री भाषा, बच्चों आदि की भाषा, मिश्रित भाषा, संपर्क भाषा। तो ये विभिन्न प्रकार के भाषाओं के नाम हैं जो आपको समझा दिए गए हैं। आशा करती हूँ आप इस ई व्याख्यान से अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे और हम इसी भाषा विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आगे भाषा, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण या भाषा की प्रकृति आदि पर चर्चा करेंगे।